जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय के अंतर्गत हम लोग एक नया अध्याय देखेंगे, आविकारी। आविकारी या अव्यय आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विकारी नहीं होता, आविकारी होता है, तो यहाँ पर इसके आगे आपको आ लगा लेना है। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि अव्यय या आविकारी क्या होता है। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों का विभाजन। तो व्याकरणिक कोड के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है विकारी शब्द और दूसरा प्रकार होता है आविकारी शब्द। अगर हम विकारी शब्दों की बात करें तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द होते हैं चार: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो हम लोगों ने विकारी शब्दों की चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम लोग अविकारी शब्दों पर चर्चा करेंगे। अविकारी शब्द का मतलब होता है अव्यय। अब अव्यय की बात करें तो अव्यय शब्द मुख्य रूप से पहला जो उपसर्ग है आ और दूसरा शब्द है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च और आ का मतलब होता है ना। तो जो ना खर्च हो या जो ना बदले या जो न परिवर्तित हो उसे ही कहते हैं अव्यय। अर्थात अगर अव्यय के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जो व्यय ना हो। हिंदी भाषा में वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल आदि के कारण किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अगर अव्यय या अविकारी शब्दों के भेद की बात करें तो विकारी शब्दों की भांति अविकारी या अव्यय शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो चारों प्रकार के अविकारी शब्दों से आज तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ माध्यम से आज की इस क्लास में शामिल किए गए हैं। आज की क्लास में कुल 80 प्रश्नों को लिया गया है जिनको एक ही क्लास में समाप्त किया जाएगा। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। बहुत विस्तार पूर्वक और व्याख्यात्मक रूप से इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये पूर्ण विश्वास है कि यूपी पीआरपीबी द्वारा जो यूपी कांस्टेबल की आगामी परीक्षा आयोजित होने वाली है उस परीक्षा में इस अध्याय से आपको बहुतायत प्रश्न देखने को मिलेंगे और हूबहू यहाँ से ही प्रश्न आ जाएंगे। आप लोग बस इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। पूछ रहा है कि कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। पहला विकल्प है सुंदर, शाबाश, साधु साधु, बाप रे बाप। इसमें कौन सा ऐसा अव्यय है जो प्रशंसात्मक अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बाप रे बाप। सुंदर, साधु साधु और शाबाश ये प्रशंसा सूचक अव्यय थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य शुद्ध कर लेंगे। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द आया है
वो सहित शब्द आया है, तो बताना है कि सहित कैसा अव्यय है या कैसा अविकारी है। विस्मयादि बोधक हो नहीं सकता क्योंकि इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ नहीं है। संबंध बोधक होगा या समुच्चय बोधक होगा या क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण भी नहीं हो सकता क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय हमेशा क्रिया से पहले लगता है। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो समुच्चय बोधक अव्यय होगा या संबंध बोधक। तो सहित और साथ जो शब्द आता है वो हमेशा संबंध बताने के लिए आएगा। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग विशेषण पर बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरा होता है स्थानीय क्रिया विशेषण। अगर हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जानें तो ध्यान से बात को सुनेंगे पहले आप लोग। देखिए, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। सामान्य या सीधे शब्दों में कहें कि किसी वाक्य में क्रिया से पहले आकर के जो उसके गुण या दोष को बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर क्रिया विशेषण के वर्गीकरण की बात करें तो क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। पहला है रूप के आधार पर, दूसरा होता है बेटा प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। अगर प्रश्न ये पूछे कि क्रिया विशेषण का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है तो आप लोगों को बताना है सर 3 आधार पर करते हैं। पूछेंगे कौन कौन से आधार हैं। पहला है रूप का आधार, दूसरा है प्रयोग का आधार और तीसरा है अर्थ का आधार। अगर यहाँ पूछा गया कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। और यदि पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यदि आप लोगों को यह थोड़ा सा स्पीड लगे तो आप लोग पॉज करके इसको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, इसलिए जो कि समय का अभाव रहता है तो यहाँ पर हमें तेज़ी से आगे बढ़ना रहता है। तो ध्यान रखें, अगर पूछा गया रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार तो 3, प्रयोग के आधार पर भी 3 और अर्थ के आधार पर 4 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है कि तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा, यहाँ पर पूछा गया प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कैसा विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, मैं पीछे आया था, ऐसा मत करो, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो इसका सही उत्तर पहले जान लेते हैं। मैं काम के पीछे आया था, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान देना होगा कि संबंध बोधक अव्यय आया कहाँ पे है यहाँ, तो जो पीछे शब्द है ये संबंध को बता रहा है,
इसीलिए हम बोलेंगे कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग इस वाक्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समानाधिकरण किस अव्यय का भेद होता है। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान रखें, जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसके मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार होते हैं 2, पहला समानाधिकरण और दूसरा होता है व्यधिकरण। अगला प्रश्न है 7 नंबर, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? विस्मय, धिक्कार, चेतावनी या संबोधन। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो बहुत ही आश्चर्य भाव से हटो बोलेगा। तो हटो मतलब ये एक चेतावनी है, अगर नहीं हटेंगे तो उसका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तो हटो एक चेतावनी के रूप में विस्मयादि बोधक अव्यय में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम दिन भर घूमते रहते हो, भर शब्द कौन सा अव्यय होगा? निपात है या संयोजक है या विस्मयादि बोधक है या संबंध बोधक है? अब चूंकि अगर ऑप्शन में निपात ना होता तब तो हम अव्यय की ओर जाते, लेकिन अब चूंकि निपात ऑप्शन में था तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन। अब यहाँ पर निपात के बारे में थोड़ा सा जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है। देखिए, निपात क्या होता है? निपात का दूसरा नाम होता है अवधारक। क्या होता है? अवधारक भी होता है, यानी निपात को अवधारक भी कहते हैं। इस पॉइंट को समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर बात करें निपात के शाब्दिक अर्थ की, तो निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करना। बल प्रदान करना, बल प्रदान करना मतलब आप इसको उदाहरण से समझिए। ये निपात जो होते हैं ये भी एक प्रकार से अविकारी या अव्यय के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये अव्यय नहीं होते। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे ही निपात कहते हैं या अवधारक कहते हैं। जैसे भी, तो, केवल, ही, मात्र, सिर्फ, जी, तक, पर। अगर पूछा जाए कि निपात के भेद कितने होते हैं तो निपात के भेद या प्रकार मुख्य रूप से 9 होते हैं। स्वीकार्य निपात, नकारार्थक निपात, निषेधात्मक निपात, प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, आदर बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात और बलदायक या सीमा बोधक निपात होते हैं। अब निपात को उदाहरण से समझें। जैसे राधा सेब खाती है तो इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन अगर कह दे कि राधा सेब ही खाती है तो इसका मतलब है जो ही शब्द आया था ये निपात है। अगर ही का प्रयोग हुआ तो इसका मतलब है कि राधा सेब के अतिरिक्त कोई अन्य फल नहीं खाती। मुझे जलेबी खाना है, इसका मतलब है कि जलेबी नहीं मिली तो और भी कुछ खा सकते हैं। मुझे जलेबी ही खाना है तो ही आने के बाद आगे विकल्प समाप्त हो गए, अर्थात जो निपात होते हैं वो बलदायक या अवधारक होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि निपात होते क्या हैं। तो यहाँ निपात से प्रश्न आया था तो निपात की व्याख्या को हम लोगों ने सुना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? मौलिक, साविभक्तिक, यौगिक या निर्विभक्तिक होगा? तो ध्यान रखें, पूर्वक शब्द जो आया है ये मौलिक संबंध बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं?
अभी हम लोगों ने जब क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा तो वहाँ पर चर्चा किया कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से 4 भेद होते हैं? सबसे पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, और तीसरा होता है कालवाचक, और चौथा होता है रीतिवाचक। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11वां प्रश्न है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं वहाँ होकर हूँ। तो अव्यय शब्द कौन सा होगा इसमें? वहाँ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? कटोरा भर दूध पिया। तो इसमें भर शब्द जो है ये अव्यय है, क्योंकि इसके लिंग वचन और कारक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कटोरा से कटोरी बन जाएगा, दूध तो संज्ञा होगा और पीना क्रिया हो जाएगी। अगला, वह 1 सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह 1 बाद आया। तो बाद शब्द जो है ना ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि आया क्या है? क्रिया है, और इसके पहले बाद शब्द आके विशेषता बताए, तो जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। वह क्या है? वह एक सर्वनाम होता है। अगला देख लेते हैं। और एक क्या है? एक विशेषण होता है। जैसे एक कलम, कलम की विशेषता क्या है? एक। 14वां नंबर प्रश्न है सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र आगे या बढ़ी, तो इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय होगा? तो आगे शब्द क्या है? यह संबंध बोधक अव्यय है, और संबंध बोधक अव्यय में कौन सा है? तो यह कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आएगा। आगे, पीछे, भीतर, ये जो भी शब्द होते हैं ये कालवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, वह आया और मैं गया। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, जो 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करे वही समुच्चय बोधक अव्यय होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में अव्यय है। निम्न में कौन सा अव्यय शब्द है? ठीक, कृष्णा, जापान या उत्तर। तो यहाँ पर ठीक शब्द जो है ये अव्यय या अविकारी है, बाकी कृष्णा, जापान और उत्तर शब्द अविकारी शब्द नहीं बल्कि विकारी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए। अफसोस कैसा शब्द है? हर्षबोधक, हर्ष सूचक, आश्चर्य सूचक, शोक सूचक या संबोधन सूचक। तो अफसोस जहाँ पर हो रहा है वहाँ शोक व्यक्ति होगा, तो ये शोक सूचक अविकारी या अव्यय शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन शब्द आया है यहाँ पर, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। तो अव्यय या अविकारी होगा। लेकिन क्या होगा? अव्यय या अविकारी। क्वेश्चन नंबर 19 है जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? तो ये तो परिभाषा दी गई है निपात की, ये परिभाषा दी गई है अवधारक की, और अवधारक के प्रकार होते हैं 9। कितने होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था। तो निपात का दूसरा नाम क्या होता है? अवधारक होता है। और निपात का मुख्य कार्य होता है वाक्य में आकर के विशेष बल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है?
वह लड़की सुंदर है। इस बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बारिश में बहुत ओले पड़े। प्रश्न पूछा गया था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो जहाँ पर बहुत शब्द मिल जाए समझ जाना वो परिमाणवाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। बहुत, थोड़ा, जरा, तनिक, ये शब्द हमेशा परिमाण को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी सही होगा इसका विकल्प। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर लिखा है कि मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विकल्प बोधक अव्यय। उन्हें क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबद्ध बोधक, समुच्चय बोधक या विकल्प बोधक अव्यय। तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? ध्यान दीजिए, दौड़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया के पहले एक शब्द आया है तेज, तो तेज विशेषता बता रहा है दौड़ने की। तो जब कोई शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। लेकिन क्रिया विशेषण में तेज शब्द क्या, कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक या स्थानवाचक या कालवाचक या परिमाणवाचक? तो क्रिया विशेषण तो है, लेकिन ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ना तो ये स्थान को बता रहा, न काल का बोध करा रहा, न परिमाण का बोध करा रहा है, तो रीति ही होगा। लगभग किसका उदाहरण है? एक शब्द आया लगभग, ये किसका उदाहरण है? ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, और संबंध बोधक अव्यय में जो उप होगा ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा लगभग। क्वेश्चन नंबर 24 है, तुम आओगे अथवा श्याम आएगा। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, इसमें किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग हुआ है? परिमाण दर्शक, संयोजक, विरोध सूचक या विकल्प बोधक? तो अथवा शब्द जो आता है ये विकल्प बोधक के रूप में प्रयुक्त होता है। तुम आओगे अथवा श्याम आएगा, दोनों में से एक विकल्प है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, वैकल्पिक था। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? विरोध दर्शक अव्यय बताना है, जो विरोध का बोध कराए वो विरोध दर्शक अव्यय हो जाएगा। फलतः, क्योंकि, किंतु, इसलिए। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बाजार जाता किंतु वर्षा होने लगी, तो किंतु शब्द क्या हो गया? आकर के जाने में रोड़ा बन गया, तो विरोध प्रकट कर रहा है, तो किंतु क्या होगा? विरोध दर्शक हो जाएगा। किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, ये जहाँ भी आते हैं विरोध दर्शक अव्यय के रूप में आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? धीरे धीरे, करता है, बात या धीरे? तो रीतिवाचक अव्यय बताना है, ऑप्शन होगा ए, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संकेतवाचक अव्यय नहीं है। कौन सा संकेतवाचक अव्यय नहीं है? ताकि, तब, तथापि, यद्यपि। ताकि शब्द जो है ये संकेतवाचक अव्यय नहीं है, क्योंकि ताकि शब्द जो है ये उद्देश्यवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। तो ये कैसा अव्यय है? उद्देश्यवाचक है, ना कि संकेतवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यवाचक अव्यय। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है और लेकिन फलतः नहीं? फलतः, अतः, अतएव, परिणामतः, इसलिए जहाँ पर शब्द आते हैं वो सदैव परिणाम दर्शक अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? जब, जो, मानो कि स्वस्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, जब नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जब, जो, मानो कि ये स्वस्वरूप व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 30, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। कैसा? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या स्थानवाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कालवाचक। कभी कभी हम लखनऊ घूमने जाते हैं, तो ये काल को प्रदर्शित कर रहा है। रोज घूमने जाते हैं, कभी कभी घूमने जाते हैं, तो क्या है? ये समय का बोध करा रहा है। इसलिए यहाँ पर कैसा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लगभग आधा सफ़र तय कर लिया है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? सांझ सवेरे, प्रतिपल, कुछ न कुछ, वहाँ पर। तो बताना है कि कौन सा यौगिक क्रिया विशेषण नहीं है। तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण नहीं है। शेष जो थे ये यौगिक क्रिया विशेषण थे। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक मिनट, सॉरी, क्वेश्चन को ध्यान से फिर से देखें, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। संयुक्त क्रिया विशेषण यहाँ पर नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन में कौन कौन थे? सांझ सवेरे, प्रतिपल, कुछ ना कुछ, वहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पर। यह संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। सांझ सवेरे, प्रतिपल और कुछ ना कुछ, ये संयुक्त क्रिया विशेषण थे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? अब यहाँ पर यौगिक क्रिया विशेषण बताना है। झटपट, यहाँ तक, प्रतिपल, कुछ ना कुछ। तो ऊपर की क्लास में हम लोग ऊपर के प्रश्न में पढ़ा कि कुछ ना कुछ क्या था? एक यौगिक क्रिया विशेषण था, एक संयुक्त क्रिया विशेषण था। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? संज्ञा, विशेषण, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तो एक शब्द जो होता है यह संबंध बोधक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, बाकी के रूप में प्रयोग तो हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखना पड़ेगा, 34 है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कैसे पढ़ोगे बिना पुस्तक। तो बिना शब्द जो आया है ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है। और संबंध बोधक अव्यय में कौन सा अव्यय होगा ये? तो ध्यान रखेंगे, व्यतिरेक वाचक अव्यय होगा। कैसा है? व्यतिरेक वाचक अव्यय होगा। अगर हम बात कर लें कि संबंध बोधक अव्यय की, तो संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं ये वे अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर के अन्य वाक्य के अन्य अंगों से संबंध बताने का बोध करते हैं, वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय का वर्गीकरण 3 आधार पर करते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। कौन कौन? स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विरोधवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, साहचर्यवाचक, विषयवाचक, विनिमयवाचक, व्यतिरेकवाचक और सादृश्यवाचक।
प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय और अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। अभी आगे प्रश्न मिलेगा कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने होते हैं, तो हम लोग बताएंगे 13 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उसके घर के आगे ही मेरा घर है। उसके घर के आगे ही मेरा घर है, इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ था? आगे शब्द जो था ये संबंध बोधक अव्यय था, और संबंध बोधक में कौन था? तो ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, 36। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? अब अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय बताना है आपको, तो भर शब्द जो आया है ये अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? इसलिए शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है? बाप रे बाप, हे राम, शाबाश, साधु साधु। अनुमोदन सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है तो शाबाश। ये कैसा है? अनुमोदन सूचक है, किसी को अनुमोदन देने के लिए शाबाश का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेखांकित भाग का सही अव्यय होगा। आज दिन भर वर्षा होती रही, तो दिन भर शब्द को बताना है कैसा अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय में कौन सा होगा? तो दिन भर ये समय को बता रहा है, तो इसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। आज की क्लास का 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य है राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाव वाच्य में परिवर्तन करना है। अब ये जो प्रश्न यहाँ पर आया है ये वाच्य का प्रश्न है, इसको क्रिया में आना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे आ गया तो इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। भाववाच्य बताना है तो पहला जो रूप है राधा स्कूटी राधा चलाई, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा स्कूटी चलाई, राधा से स्कूटी चलती है। नहीं, राधा से थोड़ी स्कूटी चलेगी, स्कूटी तो पेट्रोल से चलेगी। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ऑप्शन नंबर सही होगा बी। अगर चारों विकल्प को पढ़ें तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप विकल्प को कट करके सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, बस ध्यानपूर्वक उसको समझना हो। आइए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय का भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। यहाँ पर एक शब्द आया है लेकिन, यही रेखांकित है, तो बताना है कि लेकिन शब्द कैसा अव्यय होगा। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण या संबंध बोधक अव्यय होगा। तो लेकिन शब्द जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह किन्हीं 2 वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। सबने उसे बुरा कहा, एक वाक्य हो गया, वह अच्छा बना,
तो इन दोनों को जोड़कर कौन बोल रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन शब्द, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समझते भी चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। केवल प्रश्न और उत्तर से मतलब नहीं होता है, उस चीज़ को आपको समझना है और समझ के उस आधार पर अगर अगले प्रश्न आए तो उनका सही जवाब भी देना है आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों की सही अव्यय के भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी है। सीता के आगे कौन खड़ा है, रमा खड़ी है। तो आगे जो शब्द आया था ये संबंध बोधक अव्यय का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 है। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है तो आप लोग इस पर अपना कमेंट देते रहा करें और लाइक भी करते रहा करें, प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है, वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा अव्यय है, तो नहीं सो पद आया था, ये अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन शब्द आया है, बताना है ये क्या है, कारक, अव्यय, सर्वनाम या उपसर्ग। यह अव्यय है और अव्यय को क्या बोलते हैं, आविकारी भी कहते हैं। जिसका अव्यय ना हो, जो परिवर्तित ना हो, वही तो अव्यय है। 45 नंबर प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, तो अव्यय की परिभाषा पूछ रहा है, उसे अव्यय या आविकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ में एक शब्द आया था रोज, तो रोज कैसा शब्द होगा, यह कालवाचक बताया था ना। मैं कभी लखनऊ गया, तो रोज लखनऊ जाता हूँ, तो रोज क्या बता रहा, समय को बता रहा ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा, तो ये कैसा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तेज शब्द कैसा विशेषण है, रीतिवाचक। स्थान, परिमाण और काल तो होगा नहीं, तो क्या होगा, रीतिवाचक होगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है। ऑप्शन क्या क्या दिया गए हैं, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो ज़्यादा वर्षा हो रही है, कैसा शब्द है ये, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। कालवाचक क्रिया विशेषण का स्वरूप नहीं है। प्रतिवर्ष, बहुधा, आज तक, बाहर, भीतर। तो बाहर भीतर समय का बोध नहीं करा रहा है, ये स्थान का बोध करा रहा है। प्रतिवर्ष, बहुधा और आज तक ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, जबकि जो भीतर और बाहर है ये स्थानवाचक के अंतर्गत आता है। 50 नंबर प्रश्न है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद होते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है उसके 2 भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। अब समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, जो 2 समान वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा, और जो 2 असमान वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखना है आपको। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है,
कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जातिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक? तो जातिवाचक तो संज्ञा होती है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं होता। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4: परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और एक विकल्प और ध्यान रखिएगा, कालवाचक। और उसी के स्थान पर ये जातिवाचक आ गया था जो कि गलत होगा। तो चौथा ऑप्शन कौन सा गायब था यहाँ पर? कालवाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं, 52। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया भेद, क्रिया रूप, क्रिया विशेषण या प्रतिक्रिया। उसे कहेंगे क्रिया विशेषण। 53 नंबर प्रश्न है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होगा? रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें पहली चीज़ तो क्रिया विशेषण है कौन सा? अचानक शब्द। और अचानक जो शब्द आया है यहाँ पर, ये किस रूप में आया है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आया है। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? सुबह नाश्ता बनाती है में कौन सा क्रिया विशेषण होगा? सुबह शब्द ये क्रिया विशेषण होगा। और सुबह किसको बता रहा है? समय को। तो समय क्या होता है? कालवाचक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखना होगा, केवल, अनुमानतः, सर्वथा यह किस प्रकार के विशेषण होते हैं? परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या कालवाचक? तो केवल, अनुमानतः, सर्वथा ये कैसे विशेषण होते हैं? ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण, केवल, अनुमानतः और सर्वथा। 56 नंबर प्रश्न है कि उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? लिखना क्या है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे शब्द क्या होगा यहाँ पर? क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ रखा गया है? डी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं, 57। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? के निकट कैसा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, समुच्चय बोधक या संबंध सूचक अव्यय? अब संज्ञा तो ये हो नहीं सकता, संज्ञा तो ये हो नहीं सकता, सर्वनाम भी नहीं हो सकता, मुंबई के निकट पूना है, समुच्चय बोधक भी नहीं है ये, क्योंकि समुच्चय बनाने का काम नहीं कर रहा है, मुंबई और पूना के बीच ये संबंध बता रहा है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये संबंध सूचक शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न है, हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। हाय अब मैं क्या करूं, इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है तो आप लोग लगातार कमेंट करते रहें और लाइक भी करते रहें इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, 5959। लिखा है कि कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? आजन्म, अर्थात, अथवा, अतएव। तो इसमें जो आजन्म शब्द आया था ये किसी समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थात, अथवा और अतएव ये जोड़ने का कार्य करते हैं, ये समुच्चय बनाते हैं, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत मतलब होता है परिवर्तित, अर्थात कौन परिवर्तित नहीं होता? रटना नहीं है, समझना है। संज्ञा, क्रिया, विशेषण और अव्यय, यही तो मेन खेल है इसमें
कि अव्यय में परिवर्तन नहीं होता, संज्ञा, क्रिया और विशेषण और एक सर्वनाम इनमें विकृत होता है, परिवर्तन होता है, तो वो विकारी होते हैं। और हम लोग आज बात कर रहे हैं अविकारी, जो परिवर्तित नहीं होते। चलें क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के कितने भाग होते हैं? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है? 12, 13, 14, 15। ये डिस्प्यूटेड प्रश्न है। कुछ किताबों में इसका उत्तर 14 है और कुछ में 13। बहरहाल आज वनरक्षक परीक्षा में जब प्रश्न पूछा गया था, हम लोग यहाँ पर 13 का चयन करेंगे। ऑथेंटिक जो है वो 13 ही है। चलिए, जो प्रामाणिक किताबें हैं उनमें 13 ही उत्तर इसका माना जा रहा है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण, समुच्चय बोधक या व्यधिकरण या संबंधीकरण? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है बेटा समानाधिकरण अव्यय और दूसरा होता है व्यधिकरण अव्यय। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ जाते हैं मित्रों। निम्न में अव्यय है, क्या अव्यय है? दक्षिण, भारत, आह या श्याम? तो जो आह है ये शोक बोधक है और आह कैसा है? अव्यय होगा। और कैसा अव्यय है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय है। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमारे साथ दोहराते भी रहे आप मन में। अगला प्रश्न, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। यहाँ भर शब्द आया है, अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय, भाववाचक संज्ञा, विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय? तो बताना है कि यहाँ पर कौन सा रेखांकित शब्द को पहचानना है। यानी भर शब्द क्या है यहाँ पर? ये संबंध सूचक अव्यय है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ये संबंध बोधक अव्यय के रूप में आया है। रात और जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इन दोनों को आपस में जो संबंध बताने का कार्य हो रहा है वो भर बता रहा है। तो इसका उत्तर होगा संबंध सूचक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर सही होगा बी। 66 नंबर प्रश्न है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? तिरस्कार बोधक अव्यय, हर्ष बोधक अव्यय, संबोधित अव्यय या शोक बोधक अव्यय? तो वाह वाह यह हर्ष को बोध करा रहा है, तो यह हर्ष बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? इसमें अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा या समुच्चय बोधक? अत्यंत सुंदर गाती है, गाने की विशेषता बता रहे हैं अत्यंत। अब चूंकि विकल्प में तो प्रविशेषण है नहीं, अन्यथा अत्यंत शब्द तो यहाँ प्रविशेषण के रूप में आता, क्योंकि प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। तो सुंदर शब्द यहाँ क्रिया विशेषण था और सुंदर की विशेषता है क्या? अत्यंत। अब चूंकि प्रविशेषण है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर मान रहे हैं वो क्रिया विशेषण ही मान रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? निसंदेह, अत्यंत, अन्यत्र या क्षण भर? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? अत्यंत शब्द जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी सही होगा।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना, सर्वत्र, गलत या सर्वदा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है इतना, सर्वत्र, गलत या सर्वदा। तो इसमें कौन सा होगा? इतना शब्द। ये परिमाणवाचक, इतना, जितना, कितना, ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70 लिखा कि समुच्चय बोधक को कहते हैं विकारी, अविकारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो समुच्चय बोधक तो अविकारी होता है, अव्यय होता है। अगला, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद था? योजक, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया विशेषण? तो लपक कर पहुंचा, तो यहाँ पर ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। जल्दी से आया है तो जल्दी से पहुंचा, पहुंचना क्या है? क्रिया। और जल्दी से क्या है? उसकी विशेषता। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो इसका उत्तर होगा भरोसे शब्द होगा संबंध बोधक अव्यय। ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो जो धड़ाधड़ शब्द आया था ये बिकना की विशेषता बता रहा, और बिकना क्या है? क्रिया है। तो धड़ाधड़ किसकी विशेषता बता रहा है? बिकने की, इसलिए धड़ाधड़ होगा क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय? प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्यय या अविकारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, तेज, बुद्धिमान, पहला। अब जैसे आप समझिए, वाक्य प्रयोग करिए, अपने आप जान जाएंगे। जैसे मीठा दौड़ता है, गलत। बुद्धिमान दौड़ता है, बिल्कुल गलत। पहला दौड़ता है, नहीं। तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ने की विशेषता है, इसलिए तेज क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। मीठा, बुद्धिमान, पहला, ये विशेषण है, ना कि क्रिया विशेषण। 76 नंबर प्रश्न है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? क्योंकि शब्द आया है तो ये कारणवाचक, क्योंकि वह लाचार इसीलिए है क्योंकि वह अंधा है। तो लाचार होने का कारण क्या है यहाँ पर? उसका अंधा होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कारणवाचक अविकारी या अव्यय शब्द। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऐसा लगा मानो बम फटा। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा लगा मानो बम फटा, तो यहाँ एक शब्द आया था मानो, और मानो क्या है? अव्यय है। और अव्यय कैसा है? ये स्वस्वरूप बोधक अव्यय है। मानो मतलब ऐसा लगा मानो बम फटा, मतलब कोई इतनी तेज आवाज़ आए कि लगे कि बम फटा। एक्चुअल में बम फटा नहीं, लेकिन आवाज़ इतनी तेज आई थी टायर फटने की कि उसको बोला गया कि मानो बम फटा। तो बम के स्वरूप जैसी आवाज़ आई, इसलिए यहाँ पर स्वस्वरूप बोधक अव्यय होगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आहा, आप आ गए। संज्ञा, सर्वनाम में वाक्य में आहा शब्द क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, अव्यय होगा या विशेषण होगा? तो देखिए आहा शब्द जो आया था
ये विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके आने से आपको प्रसन्नता हो, तो आप विस्मयादि रूप विस्मय आश्चर्य से कहेंगे आहा आप आ गए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का सेकंड लास्ट प्रश्न है बेटा, भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, तो ये अव्यय या अविकारी है। ऑप्शन नंबर डी है। आज का अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद होगा वह हमेशा अपने गीत। तो अपने वह तो सर्वनाम होता है और गीत क्या है, ये संज्ञा है। तो बचा क्या, हमेशा। हमेशा क्या हो जाएगा, अव्यय या अविकारी। इस प्रकार से 80 प्रश्नों की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको लगातार आपकी पढ़ाई में सहयोग कर रही है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और इस चैनल को आप अपना स्नेह प्रदान करते रहें। इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।